स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं आपकी लाइब्रेरी में, तो आप क्या करेंगे, क्या कैसे कर सकते हैं कि उनका जो है रुझान लाइब्रेरी की तरफ बढ़े? सर, ये प्रॉब्लम स्कूल में भी फेस की है मैंने। तो उस टाइम पे जो इमोशनल बॉन्डिंग्स होती हैं वो लाइब्रेरी के प्रति क्रिएट की जाती हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग सो मैनी या फिर मैनी प्रोग्राम्स, जैसे कि बुक एग्जीबिशन हो गया, ऑथर टॉक हो गया, या फिर कभी कविता का ही कंपटीशन करवा लिया, बुक रिव्यू करना सिखा दिया, आर्टिकल किस तरीके से लिखते हैं, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स विजिट करा दिए। या फिर मैं ऐसे मानती हूँ सर कि लाइब्रेरी इज ऑल अबाउट गिविंग सर्विसेज। तो अगर मैं उनको ऑनलाइन सर्विस भी उन तक पहुंचाती हूँ तब भी वो लाइब्रेरी की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू भी उनसे प्रमोट कर सकती हूँ और उनको ओईआर प्रोवाइड करा सकती हूँ, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जर्नल्स या फिर जो डेटाबेसेस है उनको सब्सक्राइब कर सकती हूँ। तो मैं दोनों तरीके से यूज करना चाहूंगी, ट्रेडिशनल वे में भी जाऊंगी और मॉडर्न तरीके से भी काम करूंगी। अच्छा, मान लीजिए कि आपकी लाइब्रेरी में बुक परचेज करनी है, तो जी बुक सर। परचेज करने से पहले आपको उसकी एक कौन-कौन सी बुक आपको मँगानी है? मतलब कह सकते हैं बुक सिलेक्शन, पुस्तक चयन, इसका आप कैसे ध्यान रखेंगे? कैसे करेंगे? कौन से इसमें नियम, कौन से सिद्धांत का आपको पालन करना होगा? सर, रंगनाथन में 5 फंडामेंटल लॉज दिए हुए हैं। उसमें जो सेकंड और थर्ड लॉ है कि एवरी रीडर हिज हर बुक और एवरी बुक इट्स रीडर, मैं इन दोनों लॉ के अकॉर्डिंग काम करूंगी। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स रहेंगे या फिर जो मेरे पास फैकल्टी रहेंगी, मैं उन सभी से सजेशंस मंगाऊंगी। मैं ऐसे पब्लिक डोमेन डालूंगी कि आप सजेशन दे सकते हैं। पुराने जमाने में हम एक फॉर्म क्रिएट करते थे, लेकिन अभी गूगल लिंक के थ्रू मैं सजेशंस मांग सकती हूँ, गूगल फॉर्म के थ्रू। और इसके बाद सजेशन जब आ जाते हैं तो एक प्रॉपर जो लिस्ट बना के उसे वेंडर तक भेजा जाएगा। वेंडर से उनका प्रॉपर डिस्काउंट लिया जाएगा कि क्या प्राइस है, क्या डिस्काउंट पे दिया जा रहा है, और फिर इसे जो हमारी लाइब्रेरी कमेटी रहेगी उसके समक्ष रखूंगी और आफ्टर अप्रूवल मैं बुक ऑर्डर पे लगाऊंगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपके पास बुक आ गई, जी सर। अब उसमें क्या-क्या प्रोसेस होती है? बुक को परचेज़ करने के बाद उसको इश्यू करने तक, मतलब तैयार करने के बीच में क्या-क्या प्रोसीजर करना होता है? सर, सबसे पहले तो बुक की क्वालिटी चेक की जाती है फिजिकल वे में कि बुक जिस तरीके से, लाइक बुक अगर पेपर बुक है या फिर हार्ड कवर वाली है तो उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। उसके पेजेस चेक किए जाते हैं, फॉन्ट चेक किया जाता है, रीडेबल है या नहीं है। अगर सारी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो मैच कर जाते हैं, उसके बाद बुक की एक्सेसनिंग की जाती है। एक्सेसनिंग करने के बाद बुक में सील लगाई जाती है, जो 4 जगह लगाई जाती है: कवर पेज पर, टाइटल पेज पर, कॉन्फिडेंशियल पेज पर और लास्ट हमारा जो एंड पेपर होते हैं उन पे लगाई जाती है। इसके बाद जो है कैटलॉगिंग की जाएगी यूजिंग मार्क 21 फॉर्मेट इन ई ग्रंथालय 4.0, और फिर उसे जो है डिस्प्ले बोर्ड पे रख दिया जाएगा न्यू अराइवल्स में। आपने कहा कवर पेज पे लगाई जाती है, क्या कवर पेज पे सील लगती है? सर, एक्चुअली यहाँ पे जो मैं जहाँ काम कर रही हूँ, यहाँ ऐसा रूल है कि ये कवर पेज पर भी जो है वो सील लगवाते हैं। ठीक है, अब आपकी बुक आ गई, बुक आपने इश्यू कर दिया। जी सर। अब मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है, वो बुक वापस नहीं कर रहा है, जी तब सर। आप क्या करेंगे इसके लिए? सर, अगर वो इश्यू मतलब रिटर्न वापस नहीं कर रहे हैं तो मैं उनको लाइब्रेरी बुलाऊंगी और उनसे इस ना करने के कारण पूछूंगी कि क्या रीजन है। अगर कोई रीजन वैलिड है कि उनका पेपर है या वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं एक प्रॉपर उन्हें एक रूल समझाऊंगी दैट 15 डेज या 1 मंथ जो भी क्राइटेरिया रहेगा उसके अंदर बुक रिटर्न करनी होती है। दे कैन री इशू बुक और रिन्यू करा सकते हैं। और अगर ऐसा है कि बहुत वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो जैसे स्कूल लाइब्रेरी में तो ये प्रावधान है सर कि एक एप्लीकेशन लिख के प्रिंसिपल सर को दे सकते हैं कि वो 1 साल के लिए बुक इश्यू कराना चाहते हैं और फिर 1 साल बाद रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा कुछ वहाँ पॉसिबल होता है तो मैं ये भी करना उचित समझूंगी। जी, मान लीजिए वो बुक, वो तैयार ही नहीं है, वो कह रहा नहीं, हम नहीं आएँगे, हमने कॉलेज छोड़ दिया और बुक वापस नहीं करेंगे, क्या कर सकती हैं आप इसमें? सर, अगर कॉलेज छोड़ चुके हैं तो फिर उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है बुक रिटर्न करने की। उन्हें ऑफिस ऑफिस लेटर दिया जा सकता है कि उन्हें बुक रिटर्न करनी होगी। अगर वो बुक रिटर्न नहीं करते हैं तो उनसे उस बुक के प्रति 3 गुना चार्ज लिया जा सकता है एज पर द नॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी। अच्छा, एक मार्क 21 कुछ है, ये क्या है मार्क 21? सर, ये मशीन रीडेबल कैटलॉग है। ये एक डिस्क्रिप्शन कोड है जो ये बताता है कि आपको किस स्टैंडर्ड के बेसिस पे कैटलॉगिंग करनी है। ये कुछ टैग्स देता है, कुछ फील्ड्स देता है, जिनके थ्रू कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं किसी भी बुक की बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन के लिए। और ये सिर्फ उसे मशीन रीडेबल बनाता है ताकि जो दो इंटरफेसेस है, दो पीसीज है, वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए। अच्छा, एक आजकल एक और है, ओएनओएस नाम से कोई, जी सर। ये क्या चीज़ है ओएनओएस?
सर ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है एमपी गवर्नमेंट का, जिसे अभी फिलहाल इन्फिवनेट होस्ट कर रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जिसमें 30 प्लस जो पब्लिशर्स हैं उनके 13,000 प्लस आर्टिकल्स या फिर जो हमारे जर्नल्स हैं उनको एक साथ क्लब किया गया है। और जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि वहाँ के रिसर्चर्स अपनी जो रिसर्च क्वालिटी है उसको और भी इम्प्रूव कर सकें और सारी चीज़ों को वन स्टॉप शॉप जैसा है, एक जगह पर ही एक्सेस कर पाएँ। अच्छा, एक और समस्या आती है आजकल, जैसे कि डिजिटल युग में आईपीआर की समस्या है, इंटेलेक्चुअल जी सर। प्रॉपर्टी राइट। इसमें आप जी कुछ सर। बताइए आईपीआर के बारे में। सर मुझे इसमें क्या बताना है मैं समझ नहीं पाई। भाई आज व्हाट जो इज़ आईपीआर? डिजिटल डिजिटल लाइब्रेरी या हाँ। डिजिटाइज्ड फॉर्म में हमारे सब पब्लिकेशंस हो रहे हैं, या कोई डिजिटल फॉर्म में किसी की बुक को कुछ है ना कॉपी पेस्ट किया और वो पब्लिश करवा दिया। ऐसे में हम जो अपना कॉपीराइट एक्ट है ना, वो कहाँ तक कैसे काम करेगा या उसके लिए क्या प्रावधान है? सर डिजिटलाइजेशन में भी कॉपीराइट प्रॉपर काम करता है। कॉपीराइट के साथ-साथ एक और जो इनिशिएटिव है या फिर जो एक और प्रोग्राम है उसे बोलते हैं क्रिएटिव कॉमन्स। ये सीसी करके होता है। इसमें कुछ 4 तरीके से राइट्स दिए जाते हैं होल्डर को, जैसे शेयर अलाइक, नॉन डेरिवेटेड और एक तो नॉर्मल जैसा है वैसा ही शेयर करना है और तीसरा होता है नॉन कमर्शियल। इनका यूज़ करके भी वो जो है अपने जो यूज़र्स हैं उनको ये बता सकते हैं कि किस हद तक वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या फिर उस मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। और आईपीआर नॉर्मली एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो जितना भी इन्वेंशन या इनोवेटिव है जो पहली बार हो रहा है या किसी चीज़ जो एक्जिस्ट है उसमें दोबारा से इंटरप्रिटेशन चल रहा है नया, उसको दिया जाता है। इसके अंदर वेरियस चीज़ें जैसे कि पेटेंट भी इसके अंदर ही आएगा, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन एक्ट ये सारे आईपीआर के अंदर ही आएँगे।